दोस्तों कहते हैं कि तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल स्टडी 94 पर दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी दोस्तों, यानी कि आज की जो क्लास है दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम इसके अंदर करने वाले 65 प्रश्न राजस्थान जीके का निपटारा। दोस्तों आप सभी को पता है कि 25, 26, 27 और 28 तारीख को रीट जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसके लिए दोस्तों हम यानी कि जो राजस्थान जीके है दोस्तों, यानी कि राजस्थान जीके के अंदर यानी कि राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के ऐतिहासिक, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की भाषा है, राजस्थान जो शैक्षिक प्रतिष्ठा है, सामान्य ज्ञान है दोस्तों, कंप्लीट राजस्थान जीके के दोस्तों हम इसके अंदर 65 प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों, और बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं, देख सकते हो दोस्तों आप। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्टेज करते हुए दोस्तों यानी कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए दोस्तों, कि बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग क्या कहलाता है दोस्तों, यानी कि जो बनास जा रहा है उसका जो उत्तरी पूर्वी भाग है दोस्तों वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों यानी कि मालपुरा करौरी का मैदान कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि कोपेन के अनुसार, किसके अनुसार बताना है, कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश बताना है दोस्तों। तो आप सभी को पता है, ऑप्शन है आपके सामने AW, BSSW, BWHW और CWG। तो दोस्तों यानी कि जो BWHW दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रदेश है दोस्तों, यानी कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रदेश वाला है जो ये जिले है दोस्तों, वो क्या है, यानी कि सबसे बड़ा जलवायु। उसके बाद आता है दोस्तों, जैसे कि ये राजस्थान है, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये जो क्षेत्र दोस्तों वो आता है BWHW के अंदर, और ये आता है दोस्तों BSSW के अंदर, BSW के अंदर। ये जो आता है दोस्तों CWG के अंदर, ये है AW के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो जाएगा यानी कोपेन के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। AW यानी उष्ण कटिबंधीय आंध्र प्रदेश, यानी नीचे नीचे वाला हिस्सा। BSSW यानी सेकंड नंबर का है, और BWHW यानी फर्स्ट नंबर का इधर की तरफ, और CWG यानी कि दोस्तों ये जो क्षेत्र है मैदानी प्रदेश दोस्तों, ये मानसूनी वर्षा वाला क्षेत्र दोस्तों, ये CWG के अंदर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कोशिश करेंगे हम कि हमको करना है 65 प्रश्न, और कम से कम समय के अंदर दोस्तों, यानी कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आपके 65 में से कितने सही है, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान की नवीन वन रिपोर्ट आई थी दोस्तों 2021 के अंदर, और 2019 के आकलन की तुलना में 2021 में कुल वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों, वृद्धि बतानी है दोस्तों, कितनी वृद्धि हुई है ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों कुल वनावरण की बात करता है दोस्तों, यानी कि 25.45% वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई है। आप सभी को बताया दोस्तों, कल ये क्वेश्चन आया था, कि यानी कि राजस्थान के अंदर 2021 की जो वन नवीन 2021 की वन रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग वन और जो वृक्ष है दोस्तों वो टोटल कितने थे दोस्तों, यानी 25,388 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ था। ठीक है, जिनमें से वन की बात करते हैं तो 16,000, यानी 16,000 कितने थे, 16,655 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ था, और जो वृक्ष थे वो दोस्तों 8,737, यानी कि 8,737 के अंदर फैले हुए थे दोस्तों। तो टोटल मिलाते दोस्तों, यानी कि टोटल मिलाने पर यानी कितना 25,388 के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों यानी कि 2021 के अंदर जो वृद्धि हुई है वो यानी कि 25.35 वर्ग किलोमीटर की हुई है। किसके अंदर की बात कर रहा है, वो है यानी कि वन आवरण के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोई भी कंफ्यूजन आपको तो दोस्तों आप इसके डिटेल्स आप देख सकते हो। चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि रामगढ़ जो विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो वो है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बूंदी जिले के अंदर दोस्तों रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है।
ठीक है। और ये है दोस्तों यानी कि चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है दोस्तों। यानी कि राजस्थान के अंदर 5 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। एक तो है अपना रणथंभौर वाला, एक है दोस्तों सरिस्का अलवर वाला, एक है दोस्तों कोटा वाला, ठीक है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे अपना बूंदी है, और 5वें नंबर पे दोस्तों यानी कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य दोस्तों, उसको क्या किया गया है, यानी कि जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 5वां नंबर का बात करता है वो है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट लगा देना दोस्तों कि जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस जिले में है, तो दोस्तों चंबल नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोटा के अंदर जवाहर सागर बांध स्थित है, ठीक है। यानी कि जो चंबल नदी है दोस्तों, चंबल नदी पर यानी कि सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर गांधी सागर बांध, फिर उसके बाद दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध, फिर कौन सा है जवाहर सागर बांध, फिर कोटा बैराज, यानी कि ये कोटा के अंदर स्थित है, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युग्म को सुमेलित करना है दोस्तों। यानी कि युग्म को सुमेलित करना, इधर तो एक तरफ तो दे रखा है दोस्तों जलप्रपात, और दूसरी तरफ दे रखा है दोस्तों नदी, यानी कौन सा जलप्रपात है, किस नदी पर बना हुआ है, इसमें युग्म को सुमेलित करना है, यानी युग्म कौन सा सुमेलित है ये बताना दोस्तों। तो चूलिया जलप्रपात दोस्तों कुकुद नदी पर नहीं है दोस्तों, ये चंबल नदी पर है। मेनार जलप्रपात दोस्तों चंबल पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यानी कि ऑप्शन नंबर सी भीमलेत दोस्तों, भीमलत जो जलप्रपात है, यानी भीमलत जो जलप्रपात है वो सिर्फ मांगली नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर, मांगली नदी पर। अब देखते हैं यानी कि, और इसकी डिटेल्स आप देख सकते हो, यानी कि जो चूलिया जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर। ये कहाँ पर, मैसूर रोड चित्तौड़गढ़ के अंदर। मेनार जो जलप्रपात दोस्तों, मेनार नदी कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। और भीमलत तो आपको ऑप्शन के अंदर सी के अंदर दे रखा है, यानी कि मांगली नदी बूंदी के अंदर है। और दिर जो जलप्रपात है दोस्तों मुकुंद नदी भरतपुर के अंदर है। और गोपरनाथ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि इंपॉर्टेंट लगा लेना गोपरनाथ दोस्तों। गोपरनाथ जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों, ये कोटा के अंदर स्थित है। और गोपरनाथ एक स्थान भी आता है, वो कहाँ पर, कोटा के अंदर। और चंबल नदी पर दोस्तों यानी गोपरनाथ जलप्रपात बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिश्रित लाल काली मृदा कौन सी है, मिश्रित लाल और काली मृदा कौन से जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने अजमेर नागौर, पाली सिरोही, या फिर धौलपुर करौली, या डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो लाल और काली जो मृदा है दोस्तों कौन से क्षेत्र के अंदर, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर, भीलवाड़ा उदयपुर, और उदयपुर का जो पूरी भाग है दोस्तों उसके अंदर, और चित्तौड़गढ़ के अंदर लाल और काली मृदा पाई जाती है। मध्य काली मृदा की बात करते हैं दोस्तों, मध्य काली मृदा पाई जाती है कहाँ पर, यानी कि जो हड़ती क्षेत्र है उसके अंदर मध्य काली मृदा पाई जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यानी कि अनुसूचित जनजाति, जाति नहीं पूछ रहा कि जैसे कि मीणा जनजाति कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, भील जनजाति कौन से जिले के अंदर पाई जाती है, इसके अंदर पूछा गया है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति कौन सी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति वाला जिला है वो है यानी कि उदयपुर। उदयपुर के अंदर दोस्तों यानी सर्वाधिक जनसंख्या यानी कि अनुसूचित जनजाति वाली जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। अगर प्रतिशत की बात करते हैं दोस्तों, प्रतिशत की बात करते हैं, बांसवाड़ा के अंदर अनुसूचित जनजाति दोस्तों वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर बाद दोस्तों यानी प्रतापगढ़ के बाद दोस्तों उदयपुर के अंदर, यानी कि इस प्रकार से दोस्तों यानी कि जनजाति प्रतिशत पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रतिशत पूछता है दोस्तों तो प्रतिशत करेंगे यानी कि कहाँ पर, बांसवाड़ा के अंदर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या पूछ रहा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है यानी कि अनुसूचित जनजाति वाली, तो वो है दोस्तों उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों देखिए कि गेहूं उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गेहूं उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है। तो भारत में राजस्थान का स्थान है दोस्तों यानी कि 5वां, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5वां है, बात करते हैं राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो गेहूं का उत्पादन होता है वो है दोस्तों गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और मैं इनको ट्रिक से भी याद करवाने वाला हूँ दोस्तों कि काला संगमरमर, हरा संगमरमर है, सतरंगी संगमरमर, ये कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि काला जो संगमरमर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैंसलाना जयपुर के अंदर
अंदर पाया जाता है काला संगमरमर। अब देखिए दोस्तों, यानी कि आपको ये 4 प्रश्न दोस्तों वो याद कर लेना है बिल्कुल। कैसे करना है? हरा संगमरमर की बात करते हैं कि हरा संगमरमर कहाँ पाया जाता है। जैसे ऋषभदेव, ऋषि जो मुनि होती है दोस्तों, जो पेड़ पौधे बनों के अंदर रहते हैं, वन कैसे होते हैं? हरे भरे रहते हैं। तो हरा संगमरमर की बात करते हैं तो इससे याद हो जाएगा आपको ऋषभदेव कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। यानी कि ऋषि मुनि जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वृक्षों के अंदर, यानी कि हरे भरे जंगलों में रहते हैं। तो इसका मतलब हरा संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ऋषभदेव उदयपुर के अंदर। अब आता है दोस्तों सतरंगी, यानी कि खादरा पाली के अंदर कौन सा संगमरमर? यानी कि सतरंगी संगमरमर। अब सतरंगी बात करते हैं तो खादरा यानी खाद, खाद दोस्तों काला भी आता है, खाद भी जैसे कि लाल लाल प्रकार का भी आता है, खाद यानी कि सफेद भी आता है। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों, यानी कि खाद किस प्रकार का? सतरंगी होता है। खाद कैसे होता है? सतरंगी। तो खादरा दोस्तों पाली के अंदर कौन सा संगमरमर पाया जाता है? सतरंगी संगमरमर पाया जाता है। अब बात है काला संगमरमर। काला दोस्तों यानी कि जो भैंस होती है क्या होती है? काड़ी होती है। भैंस क्या होती है? काड़ी होती है। भैंसलाना जयपुर के अंदर काला संगमरमर पाया जाता है। और मकराना दोस्तों, जैसे मक्के की रोटी खाते हैं तो लगभग सफेद सफेद ही होती है दोस्तों, तो मक्के सफेद, तो सफेद संगमरमर पाया जाता है दोस्तों मकराना नागौर के अंदर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यानी कि चारों के चारों आप बिल्कुल कभी नहीं भूल पाओगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की बात कर रहा है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस आयोजित करता है। यानी कि जो प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस कब आयोजित करता है? कौन? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। तो कब करता है दोस्तों? यानी कि 14 दिसंबर को दोस्तों, यानी कि ऊर्जा संरक्षण दिवस आयोजित करता है। कौन? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अक्षय ऊर्जा निगम की, यानी कि 2009 से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को दोस्तों यानी कि ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने दोस्तों कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो NH-15 दोस्तों राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है दोस्तों। और जो दोस्तों अब प्रेजेंट के अंदर वो किसके अंदर है? यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग अब 62, 11 और 68 का भाग है। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 62, राष्ट्रीय राजमार्ग 11 और 68 का क्या है? भाग है NH-15। ये कहाँ से कहाँ निकलता है दोस्तों? ये पठानकोट से निकल करके श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर होते हुए दोस्तों कांडला ये चला जाता है। इसकी टोटल जो लंबाई दोस्तों राजस्थान के अंदर वो है 875 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, देखिए कि जनगणना हुई थी 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? राजस्थानी कुल जनसंख्या कितनी है? तो आप सबको पता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6.86 करोड़, यानी कि लगभग 6.86 करोड़, यानी कि 6,85,48,437 दोस्तों, यानी कि 6,85,48,437 क्या है? जनसंख्या है राजस्थान की, ठीक है। पूछ रहे कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 200 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं? यानी कि 200 लोग रहते हैं। और प्रति मील की बात करते हैं तो एक, यानी कि प्रति मील 1 मील के अंदर दोस्तों कितने लोग रहते हैं? 519। बात करते हैं दोस्तों लिंग अनुपात की, तो राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? 928 दोस्तों, यानी कि 1000 पुरुषों पर यानी कितनी स्त्री है दोस्तों? यानी कि 928 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि गेणेश्वर स्थल है दोस्तों, यानी कि संपूर्ण सिलेबस पर आधारित दोस्तों हम कितने प्रश्न कर रहे हैं? 65 प्रश्न कर रहे हैं बिल्कुल दोस्तों। यानी कि राजस्थान भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थान की जो भाषा है उसके तो हम 40 प्रश्न करेंगे। फिर उसके बाद 25 प्रश्न करेंगे दोस्तों सामान्य जो जीके है, और उसके बाद शैक्षिक परिदृश्य, उसके बाद यानी कि करंट अफेयर्स दोस्तों, और जो अपना जो बच जाता है RTE, यानी कि 25 क्वेश्चन उसी के करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि गेणेश्वर स्थल कहाँ पर स्थित है? तो गेणेश्वर सभ्यता दोस्तों ये कहाँ पर है? यानी कि सीकर के अंदर स्थित है गेणेश्वर सभ्यता, ठीक है। बात करते हैं गेणेश्वर सभ्यता दोस्तों एक ताम्रयुगीन, यानी कि गेणेश्वर सभ्यता को दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर? जो कांतली नदी दोस्तों अंत्य प्रभाव की नदी है दोस्तों, यानी कि सीकर से निकल करके दोस्तों यानी कि झुंझुनू में और चूरू में जाकर के विलीन हो जाती है। और गणेश्वर नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों गेणेश्वर सभ्यता की दोस्तों जो उत्खनन करवाया था वो थे RC अग्रवाल और विजय कुमार ने। कब करवाया था? 1977 से 78 ईस्वी के अंदर। 2000 ताम्र आयुध यहाँ पर प्राप्त हुई है दोस्तों। आप कोई भी कंफ्यूजन है दोस्तों अच्छे से यानी डिटेल्स देख सकते हो, आपके सामने मैं डिटेल्स भी लेकर के आया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने कि बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? बैराट है दोस्तों कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। किस जनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, यानी कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट।
मत्स्य जनकृति राजन और बैराट सभ्यता कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर के अंदर। अब बात आती है इसकी जो उत्खनन करवाया था, किसने करवाया था दोस्तों, दयाराम साहनी और नीलरत्न बनर्जी ने दोस्तों इसका उत्खनन करवाया था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों यानी कि 37 मुद्राएं दोस्तों, 37 मुद्रा यानी सूती कपड़े में बंधी हुई मिली थी, जिसमें 8 पंचमार्क, शेष दो जो है वो इंडो ग्रीक और यूनानी शासकों की दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर है कि कटिबंधु के नाम से निम्न में से कौन सा राजा प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा है जो प्रसिद्ध है। तो कटिबंधु के नाम से दोस्तों ऑप्शन है कि धारावर्ष, विग्रहराज चतुर्थ या कुंभा या फिर सांगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि जो विग्रहराज चतुर्थ है दोस्तों वो क्या है, कटिबंधु के नाम से जाना जाता है। यानी कि चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको, विग्रहराज चतुर्थ का जो शासन था दोस्तों उसे चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। और विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों हरिकेली यानी हरिकेली जो नाटक है दोस्तों किसने लिखा था, विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा। और दोस्तों यानी कि उनके दरबारी विद्वान थे सोमदेव, उन्होंने दोस्तों ललित विग्रह नामक ग्रंथ भी यानी कि नाटक भी लिखा था। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, विग्रहराज जो चतुर्थ दोस्तों इनको क्या कहा जाता है, कवि बांधव भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों एक कोट हो जाता है कि खुद से ही जीतना है, खुद से ही जीतना है, मुझे खुद को ही हारना है, खुद से ही जीतना है, मुझे खुद को ही हारना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने कि शेरशाह सूरी ने किस शासक के व्यवहार के रुष्ट होकर के मारवाड़ पर आक्रमण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि शेरशाह सूरी क्या होगा, रूट करके यानी कि किस शासक पर यानी कि मारवाड़ पर आक्रमण किया था, किस शासक पर आक्रमण किया था दोस्तों शेरशाह सूरी ने, तो वो चला जाएगा यानी कि दोस्तों मालदेव। दोस्तों मारवाड़ के जो राजा थे मालदेव पर दोस्तों यानी कि शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था। ठीक है, कौन सी जगह पर किया था दोस्तों, जैतरण पाली के अंदर दोस्तों एक जगह है गिरसुवेल, वहां पर मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य में दोस्तों 1544 इसमें दोस्तों एक युद्ध होता है दोस्तों। ठीक है, और ये मालदेव के जो जैता और कुपा दोस्तों कौन थे, सेनानायक थे, वो मारे जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और दोस्तों जो शेरशाह सूरी ने दोस्तों क्या किया कि इसका जो जब जीत लिया था दोस्तों जोधपुर को, यानी कि शेरशाह सूरी जीत गया था और मालदेव को हरा दिया था, तब दोस्तों यानी खवास खां दोस्तों, खवास खां को दोस्तों यानी जोधपुर सौंप दिया था दोस्तों, और वापस दोबारा मालदेव ने आक्रमण करके दोस्तों पुनः अधिकार कर लिया था जोधपुर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखिए हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल, अब देखिए दोस्तों यानी कि हम ये भी याद करने वाले हैं दोस्तों, ये भी याद करने वाले हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध को किसने किस नाम से जाना दोस्तों, यानी कि अबुल फजल ने क्या कहा, यानी अबुल फजल ने क्या कहा हल्दी घाटी के युद्ध, तो अबुल फजल ने दोस्तों क्या कहा, यानी कि खमनोर का युद्ध कहा था। ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल ने जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसको खमनोर का युद्ध कहा था दोस्तों। अब सबसे पहले बात पता होनी चाहिए कि हल्दी घाटी कहाँ पर है दोस्तों, हल्दी घाटी है राजसमंद के अंदर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 21 जून 1576 के अंदर हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों, यानी कि अकबर और जो महाराणा प्रताप है उसके बीच में हुआ था। अकबर का जो सेनापति था दोस्तों मान सिंह के नेतृत्व में दोस्तों ये हुआ था। अब बात करते हैं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है, मेवाड़ की थर्मो 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 थर थर कर्नल, थर थर कर्नल से याद कर सकते हो, यानी थर्मोपली यानी कि मेवाड़ की थर से कर्नल, थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। खमनोर का युद्ध दोस्तों, खमनोर जैसे खम्म होता है, खम्म कैसे बबूल के पेड़ की तरह खड़ा रहता है, खम्म कैसा एकदम खड़ा रहता है, तो बबूल के पेड़ की तरह खड़ा रहता है, बबूल यानी कि अबुल फजल। ऑप्शन नंबर यानी कि अबुल फजल ने क्या कहा था, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। ठीक है, अब गोगुंदा का युद्ध यानी गोगुंदा यानी गोगुंदा, गुंदा यानी जो गंदा होता है वो भद्दा होता है, गंदा होता है जो भद्दा होता है, गंदा होता है जो भद्दा होता है, यानी कि गोगुंदा का युद्ध दोस्तों बदायूं ने कहा था। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको तीनों के तीनों जो यानी कि जो किस किसने यानी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध को किस किसने क्या कहा है वो याद हो चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19। तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वनरक्षक का क्वेश्चन, वनरक्षक की एग्जाम हुई थी उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था कि किस दुर्ग के अंदर तोप डालने का कारखाना है। तो जयपुर के अंदर दोस्तों जयगढ़ दुर्ग के अंदर क्या है, तोप डालने का कारखाना है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कि जयगढ़ दुर्ग, देखिए जयगढ़ दुर्ग के भीतर मध्यकालीन शस्त्रागारों का विशाल संग्रहालय है, तोप डालने की विशाल कारखाना दोस्तों यहाँ पर है। और एशिया की सबसे बड़ी तोप दोस्तों जिसका नाम है जयबाण, जिस
जिसका नाम क्या है, जयवाण दोस्तों, किसके अंदर, जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं है, यानी श्रावण का जो महीना आता है उसके अंदर कौन सा त्योहार है वो नहीं आता है। तो आप सभी को पता है कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को दोस्तों यानी जन्माष्टमी आती है, तो इसका मतलब डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अब जैसे बात करते हैं दोस्तों, यानी कि नाग पंचमी कब आती है, श्रावण शुक्ल यानी सावन का महीना शुक्ल पक्ष पंचमी को क्या बनाई जाती है, नाग पंचमी आती है, और श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज आती है, और रक्षाबंधन भी दोस्तों सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन आती है। ये सारे के सारे तीनों के तीनों दोस्तों यानी कि किसके हैं, सावन के त्योहार है, लेकिन जन्माष्टमी दोस्तों यानी कि भादो के महीने में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित दोस्तों देखिए 21 है आपके सामने कि मेले और उनके आयोजन स्थलों का सुमेलित करना है। किसका मेला कहाँ पर लगता है, तो आप सबको पता है दोस्तों, यानी कि जीर्ण माता का मेला कहाँ पर लगता है, वो है सीकर के अंदर। भर्तरी का मेला लगता है दोस्तों अलवर के अंदर। करणी माता का मेला लगता है देशनोक बीकानेर के अंदर, और गणेश जी का मेला लगता है दोस्तों सवाई माधोपुर। 4 3 2 1 इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए और देख सकते हो डिटेल सारी की सारी, यानी कि जीर्ण माता का मेला सीकर के अंदर लगता है, भर्तरी के मेला अलवर, करणी माता का मेला बीकानेर के अंदर, और गणेश मंदिर दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर मेला लगता है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 22 नंबर का, कि विभिन्न नृत्य के बारे में, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना करते हैं दोस्तों। इनमें बताना है कि असत्य कौन सा है, निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गीदड़ नृत्य सेकापाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल नकली घोड़े होते हैं, ठीक है। तेरह ताली नृत्य कामद यानी कामड़ जो जनजाति दोस्तों उस महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य नहीं है दोस्तों, काल यानी राई और बुढ़िया है, कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र नहीं है दोस्तों। यानी कि दोस्तों कालबेलिया जो नृत्य होता है ना, कालबेलिया नृत्य, उसके अंदर इंडोनी यानी कि इंडोनी और शंकरिया और पनियार और बागड़िया ये शामिल होते हैं दोस्तों। इंडोनी के अंदर क्या होता है कि स्त्री पुरुष के द्वारा यानी कि जो पुंगी जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, पुंगी वाद्य यंत्र पर किए जाने वाला वृत्ताकार नृत्य इंडोनी। शंकरिया क्या है, एक युगल नृत्य है। पनियारी क्या है, पनियारी गीत के साथ युगल नृत्य है। और बागड़िया दोस्तों स्त्री के द्वारा जब भीख मांगने जाती है तो उस वक्त जो नृत्य किया जाता है दोस्तों वो बागड़िया नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सिलेक्शन सीरीज है दोस्तों। रीट मुख्य परीक्षा एग्जाम होने वाली है दोस्तों 25 को, 26 को, 27 को और 28 फरवरी को। ये सिलेक्शन सीरीज यकीन मानिए दोस्तों कि ये 65 के क्वेश्चन आप डेली दीजिए दोस्तों, यानी कि मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्टेज नहीं कर रहा हूं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ दे दो कितना फास्ट हमारी क्लास चल रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारा टू द पॉइंट बात कर रहे हैं हम, यानी कि कौन सा क्वेश्चन है, आंसर क्या है, और कुछ डिटेल्स दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों यानी कि एग्जाम के अंदर यानी कि पूछे जाने की प्रबल दोस्तों यानी कि संभावना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23। निम्न में से कौन सी मांड जो गायिका है बीकानेर से संबंधित नहीं है, बीकानेर से संबंधित कौन से नहीं है। तो आप सभी को पता है दोस्तों यानी कि बन्नो बेगम दोस्तों हमारे जो जयपुर की है, यानी कि जयपुर की रहने वाली है दोस्तों बन्नो बेगम, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, यानी कि सी, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों जैसे गबरी देवी है, एक गबरी देवी दोस्तों बीकानेर की रहने वाली है, एक गबरी देवी बीकानेर की रहने वाली है, और एक गबरी देवी दोस्तों पाली की रहने वाली है, ठीक है। मांड गायिका है। अल्लाह जिल्ला बाई आप सभी को पता है बीकानेर की है, और मांगी बाई दोस्तों उदयपुर की है, और श्रीमती जो मीला बागो में दोस्तों बेगम है वो जोधपुर की है, ठीक है। इन्होंने पूछा कि बीकानेर से संबंधित कौन से नहीं है, तो दोस्तों जो बन्नो बेगम है दोस्तों, बन्नो बेगम कहाँ की रहने वाली है, जयपुर की रहने वाली है। चलिए मांड गायिका है सारी की सारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रावण हत्या क्या है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावण हत्या क्या है दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो रावण हत्या दोस्तों क्या है, ये एक वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों 9 तार होते हैं, कितने तार होते हैं, 9 तार होते हैं। और पावोजी और डोंगजी जवार जी की जो लोक देवता होते हैं उनकी गाथाएं गाते समय दोस्तों इसको बजाया जाता है। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लेना इंपॉर्टेंट, कि मेवाड़ चित्र शैली के जो प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर है दोस्तों, अजायब घर के अंदर सुरक्षित दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा अजायब घर है दोस्तों, उसके अंदर रागमाला जो चित्र है दोस्तों, वो मेवाड़ चित्र शैली का जो रागमाला चित्र है दोस्तों कौन से अजायब घर के अंदर है दोस्तों सुरक्षित है, वो है दोस्तों यानी कि दिल्ली अजायब घर के अंदर सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। मेवाड़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार है दोस्तों, एक तो होता है साहिबुद्दीन, एक तो है साहिबुद्दीन, एक है मनोहर कृपाराम
मनोहर, अरे करपराम, अरे कुम्हरा दोस्तों, ये मेवाड़ चित्र शैली के क्या है, चित्रकार है, फेमस चित्रकार है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों यानी कि जो साहिबदीन ने दोस्तों, ये है साहिबदीन, साहिबदीन के द्वारा दोस्तों रागमाला, एक तो रागमाला है, ठीक है, रागमाला चित्र, गीत गोविंद दोस्तों, रसिक प्रिया, भगवत पुराण है, और शुकुर क्षेत्र महात्म्य है, ब्रह्म गीत है, ये सारी की सारी किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, साहिबुद्दीन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये देख सकते हो कि जगन्नाथ के द्वारा चित्रित है बिहारी सत्सई दोस्तों, इस प्रकार से है, ठीक है। और ये कमलचंद्र के द्वारा कौन सी, श्रावक प्रतिक्रमण, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, वो है दोस्तों कमलचंद्र के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तारकसी के आभूषण, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, वो है नाथ द्वारा दोस्तों, राजसमंद का नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। बात करते हैं दोस्तों यानी कि नाथ द्वारा कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 27 कि हाड़ौती सेवा संघ दोस्तों, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है। हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक दोस्तों आप सबको पता है दोस्तों, यानी कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, नैनूराम शर्मा ने की थी, ठीक है। और हाड़ौती सेवा संघ के जो संस्थापक वो है नैनूराम शर्मा। 27 का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 नैनूराम शर्मा चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 1900 हाड़ौती संघ की बात, कोटा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1934 के अंदर हुई थी। और उसके बाद दोस्तों ये तो यानी कि उसकी मृत प्राय हो गई थी। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, यानी कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कब, 1938 के अंदर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। चलिए प्रश्न है आपके सामने 28 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। तो कब किया गया था, यानी कि जो 7वां चरण का था, एकीकरण का जो 7वां चरण था, यानी कि 1 नवंबर 1956 को दोस्तों राज प्रमुख का पद यानी कि समाप्त कर दिया गया था। और कौन सा, राज्यपाल पद को लागू कर दिया गया था, और सबसे पहले जो राज्यपाल बने थे वो थे गुरमुख निहाल सिंह जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो बिश्नोई संप्रदाय के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वो है दोस्तों जाम्बोजी, यानी कि जाम्बोजी ने दोस्तों कितने 20+9 यानी 29 नियम दिए थे दोस्तों। और जाम्बोजी को दोस्तों विष्णु का अवतार कहा जाता है जाम्बोजी को, ठीक है। और इनकी जो मुख्य पीठ है दोस्तों मुकाम तालाब यानी कि तालवा, मुकाम तालवा गाँव में दोस्तों नौक बीकानेर के अंदर इनकी मुख्य पीठ स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 नंबर का, इधर दे रखा है लोक देवता, इधर दे रखा है मुख्य तीर्थ स्थल दोस्तों। तो बताना है तल्लीनाथ जी का दोस्तों, तल्लीनाथ जी का बताना है, तल्लीनाथ जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है दोस्तों पांचोटा गांव जोधपुर के अंदर, जालोर के अंदर, सॉरी जोधपुर के अंदर नहीं है, पांचोटा गांव जालोर के अंदर है। तेजाजी दोस्तों, तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल वो आप सभी को पता है परबतसर नागौर के अंदर है। देवनारायण दोस्तों, देवनारायण जी भगवान आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। पावू जी दोस्तों यानी कोलो गांव फलोदी के अंदर है। तो यानी कि मिलाना है अपन को ABDC जिसके अंदर होगा वो राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि ABDC ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब देख सकते हो दोस्तों आपके सामने ये डिटेल्स दे रखी है, ठीक है। यानी कि तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालोर के अंदर, तेजाजी परबतसर नागौर के अंदर, देवनारायण भगवान दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा, और पावू जी दोस्तों इनका तीर्थस्थल कोलो गांव फलोदी के अंदर स्थित है। चलिए प्रश्न आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से थोड़ा सा बड़ा और भारी होता है दोस्तों, यानी कि नेकलेस से बड़ा और भारी होता है, वो दोस्तों होता है टुस्सी। क्या कहता है, वो है दोस्तों टुस्सी। टुस्सी आभूषण है दोस्तों गर्दन में पहना जाता है दोस्तों। ये नेकलेस जो पहना जाता है उससे थोड़ा सा बड़ा और क्या होता है, भारी होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लेना कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है, किसको माना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अलवर के निकट नीमचुना में घटित कांड को, गोविंदपुरा कांड को, या फिर दोनों को। तो दोस्तों जो अलवर का जो 15 मई 1925 के अंदर 14 मई 1925 के अंदर जो अलवर का नीमचुना कांड हुआ था दोस्तों 14 मई 1925 के अंदर, उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33 कि मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था दोस्तों। तो मीणाओं ने दोस्तों कौन सा अधिनियम था उसके विरुद्ध में दोस्तों मीणा आंदोलन हुआ था दोस्तों, वो था दोस्तों यानी कि जरायम पेशा अधिनियम। जरायम पेशा अधिनियम दोस्तों ये क्या है दोस्तों, यानी कि ये सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो केंद्र सरकार थी, भारत सरकार ने दोस्तों 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट दोस्तों जारी किया।
और राजस्थान के अंदर दोस्तों जयपुर राज्य जराइम पेशा अधिनियम 1930 लागू किया गया था, यानी 1930 लागू किया था। इस कानून के अंदर क्या था दोस्तों, यानी कि मीणा जो स्त्री और पुरुष थे उनको प्रतिदिन थाने में जाकर के हाजिरी देने जाने पाबंदी लगा दी गई थी दोस्तों, यानी कि थाने पर हाजिरी देने के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। डेली उनको वहां पर जाकर के थाने में हाजिरी लगाना पड़ता था। तो इसलिए इस कानून के विरुद्ध में दोस्तों यानी कि मीणा आंदोलन हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान राज्य जो अभिलेखागार है वो है दोस्तों कहाँ पर, बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका करंट आंसर चला जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यानी कि जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, यानी कि जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है दोस्तों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, इसकी जो स्थापना हुई थी 1955 में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, जयपुर के अंदर हुई थी। कहाँ पर, ये जयपुर के अंदर थी। लेकिन दोस्तों 5 साल के बाद में दोस्तों, जब 5 साल के बाद में यानी कि 1960 ईस्वी में इसे कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया, बीकानेर के अंदर दोस्तों ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों देखिए 35, यानी दोस्तों कहते हैं कि हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है, हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है, और जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं उनको भी करके दिखाना है। तो दोस्तों जिन्होंने भी हमसे कहा है कि तेरा बस का नहीं है उनको करके दिखाना है। इसलिए दोस्तों ये क्लास रेगुलर देखना बहुत ज़रूरी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो जी का जो रीट मुख्य परीक्षा है दोस्तों, इसके अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे जीके वाला। तो जीके के दोस्तों कंप्लीट क्वेश्चन को दोस्तों इस पे निपटारा किया जा रहा है दोस्तों। और आपको पता ही है कि शानदार तरीके वाले प्रश्न है, बहुत ही गजब प्रश्न है। ये भी नहीं है कि प्रश्न लो लेवल का हो, प्रश्न हार्ड लेवल को, यानी कि पूरा का पूरा दोस्तों यानी कि लो भी है, मॉडरेट भी है और यानी कि हार्ड, सभी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और ये दोस्तों यानी कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी दोस्तों कि इनमें से क्वेश्चन आए जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट दोस्तों हमारा जीके का निपटारा था दोस्तों इस वीडियो के अंदर हो जाता है, लगभग 50 मिनट की वीडियो बनती है। ठीक है, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों यानी कि भोगीलाल पांड्या जी ने, यानी कि जो भोगीलाल पांड्या जी थे उन्होंने क्या हुआ दोस्तों, यानी कि हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इनका वास्तव जन्म की बात है, भोगीलाल पांड्या है, इनका जन्म हुआ था दोस्तों डूंगरपुर के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 15 मार्च 1904 के अंदर हुआ था। इन्होंने दोस्तों भोगीलाल पांड्या ने दोस्तों क्या हुआ कि बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना, बागड़ सेवा संस्थान है दोस्तों, इसकी स्थापना की 1935 ईस्वी में, यानी कि 1935 ईस्वी में दोस्तों हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। और 1975 में दोस्तों, कब, 1975 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा, यानी कि जो मतलब पद्म जो अवार्ड होते हैं, पद्म अवार्ड होते हैं दोस्तों, उनमें सबसे उच्च जो अवार्ड होता है दोस्तों पद्म विभूषण, वो दोस्तों उन्हें दिया गया था 1975 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, उसके बाद पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण होता है, फिर पद्मश्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 36 देखिए कि विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी की स्थापना दिल्ली में किसने की थी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सवाई माधोपुर के कौन, यानी कि टीकाराम पालीवाल ने दोस्तों विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी 1929 के अंदर। ठीक है, 1929 के अंदर दिल्ली के अंदर विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी। ठीक है, और 3 मार्च 1957 को राजस्थान के प्रथम निर्वाचित दोस्तों लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री कौन बने थे, टीकाराम पालीवाल ही बने थे। 3 मार्च 1957 को टीकाराम पालीवाल प्रथम राजस्थान के निर्वाचित क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए 37 है दोस्तों, प्रसिद्ध है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध वटाड़ू कुआं दोस्तों राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो वटाड़ी कुआं दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर या दौसा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा यानी कि जो बाड़मेर के अंदर स्थित है। वटाड़ू जो कुआं है दोस्तों बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, आप पता हो दोस्तों यानी कि संगमरमर का बना हुआ है दोस्तों वटाड़ू का कुआं, दर्शनीय है, यह देखने लायक है। और इसको दोस्तों रेगिस्तान का जलमहल के नाम से जाना जाता है। यह कौन सा स्थान, वटाड़ू जो स्थान है दोस्तों, रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है बाड़मेर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कला और संस्कृति, यानी कि ओलंदी क्या है दोस्तों। ओलंदी क्या है, तो दोस्तों आप सभी को पता है ओलंदी क्या है कि राजस्थान में यानी कि नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की या स्त्री होते हैं उसे क्या कहता है, ओलंदी कहा जाता है। ठीक है, हमारे तो दोस्तों यानी कि उनिदी कहा जाता है, अणवादी या उनिदी कहा जाता है, ओलंदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थानी भाषा में
पातल और पीतल की रचना किसने की थी दोस्तों? पातल और पीतल की जो रचना की थी दोस्तों, किसने की थी? वो थे कन्हैया लाल सेठिया जी ने दोस्तों पातल और पीतल की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, पातल और पीतल की रचना किसने की थी? कन्हैया लाल सेठिया ने की थी। और दोस्तों कुछ मुख्य और दोस्तों रचना है जैसे लील टास दोस्तों और शबद है, और पातल और पीतल की रचना किसने की थी? कन्हैया लाल सेठिया जी ने ही की थी दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों लील टास की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि लील टास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, किसको? कन्हैया लाल सेठिया को। और शबद दोस्तों, शबद रचना है उसे सूर्यमल्ल मिशन पुरस्कार भी दिया गया था, किसको? कन्हैया लाल सेठिया जी को दोस्तों। शबद जो रचना है उनकी, उन पर सूर्यमल्ल मिशन जो पुरस्कार दिया जाता है वो भी दिया गया था कन्हैया लाल सेठिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर आपके सामने उपस्थित है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? गलत युग्म बताना है दोस्तों। तो संत नवलदास जी दोस्तों, संत नवलदास जी की जो रचना है वो नवलेश्वर अनुभववाणी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। संत सहजोबाई की दोस्तों गीत गोविंद टीका दोस्तों, गीत गोविंद टीका ये सहजोबाई की नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये है दोस्तों मीराबाई की। और संत रामदेव जी ने दोस्तों यानी कि 24 वाणियां बिल्कुल, संत रामनाथ कबिया की दोस्तों द्रौपदी विनय बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि दोस्तों संत सहजोबाई की जो प्रमुख रचना है दोस्तों वो है सहज प्रकाश शब्दवाणी, ये है दोस्तों संत सहजोबाई की रचना सहज प्रकाश शब्दवाणी। और दोस्तों जो मीराबाई है उसकी राग गोविंद यानी कि गोविंद से प्रेम करती थी, वो राग गोविंद आ रहा है, और गीत गोविंद भी इसकी थी दोस्तों। और मीराबाई की पदावली इसी से पता चल जाएगी। एक है राग सोरठ दोस्तों, राग सोरठ किसने लिखी दोस्तों? मीराबाई ने ही लिखी थी। चलिए अब ये दोस्तों हो चुके हैं हमारे 40 प्रश्न, यानी कि 40 प्रश्न किससे संबंधित हो चुके हैं? यानी कि राजस्थान का भूगोल, यानी कि जो राजस्थान का भूगोल 40% यानी राजस्थान का भूगोल हो चुका हमारा, राजस्थान की संस्कृति हो चुकी है, राजस्थान का इतिहास दोस्तों, राजस्थान की बोलियां, ये 40 प्रश्न दोस्तों हमने कर लिए हैं। अब जो दोस्तों 25 प्रश्न आने वाले हैं वो है दोस्तों हमारे यानी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और राजस्थान का जो आरटी पूरी आरटी है, और राजस्थान समसामयिक, और दोस्तों यानी कि शैक्षिक प्रदेश से संबंधित यानी कि 25 प्रश्न हम इसके अंदर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपके सामने उपस्थित है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये भरतपुर के अंदर स्थित है। कहां पर? सेवर के अंदर, सेवर भरतपुर के अंदर दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान स्थित है। कब स्थापना की गई थी दोस्तों? इसकी जो स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना की गई थी दोस्तों 20 अक्टूबर 1993 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। कब? 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र दोस्तों क्या नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ए रेपसीड मस्टर्ड दोस्तों NRCRM की स्थापना सेवर भरतपुर में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओनी पधारे हमारे देश के सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया था दोस्तों? किसके द्वारा गाया गया था दोस्तों? केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। तो दोस्तों जो उदयपुर की जो मांगी बाई थी उसके द्वारा सबसे पहले ये गीत गाया गया था। और प्रसिद्धि दिलाने का काम दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का काम दोस्तों जो अल्लाह जिल्ला बाई थी दोस्तों बीकानेर की, उन्होंने प्रसिद्धि दिलाई थी। और ये क्या है दोस्तों? एक मंड गायिका है दोस्तों। चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? यानी कि राजस्थान के समस्त नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं और उनकी रोकथाम के लिए निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया दोस्तों? तो कब किया गया था? यानी कि 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई थी। ये देख सकते हो 18 दिसंबर 2019 को। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसके अंदर दोस्तों यानी कि कौन कौन सी गतिविधियां होती है, ये इतने प्रकार की गतिविधियां होती है, आप इनको देख सकते हो अच्छे से। ठीक है चलिए प्रश्न आपके सामने 44 देखिए दोस्तों। 44 है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी दोस्तों? 1 मई 2021 को, यानी कि 1 मई 2021 को दोस्तों, यानी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा शुरुआत की गई थी 1 मई 2021 को दोस्तों। ठीक है इसके अंदर दोस्तों 10 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज दोस्तों और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। पहले 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज था, लेकिन अब दोस्तों कितने 10 लाख रुपए का कर दिया गया है। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर है दोस्तों? तो बीकानेर दोस्तों, यानी कहां पर है? देशनो। करणी माता का मंदिर दोस्तों देशनो के चूहों की देवी से कहा जाता है। टेम्पल ऑफ रेस्ट दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है? देशनो को टेम्पल ऑफ रेस्ट के नाम से जाना जाता है। देशनो गांव के अंदर है। ठीक है और काबा वाली यानी काबा यानी कि यहाँ पर यानी कि जो चूहे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? काबा कहते हैं।
चूहे होते हैं दोस्तों यहाँ पर बीकानेर के अंदर, जो करणी माता के यहाँ पर उन्हें काबा कहा जाता है। और चैत्र नवरात्रा और आश्विन माह में दोस्तों इसका मेला भरता है करणी माता जी का, कहाँ पर, देशनोक के अंदर। चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करते तो यानी कि सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं वो है डॉक्टर करणी सिंह को दोस्तोस्तों, यानी कि डॉक्टर करणी सिंह को कौन थे दोस्तों, निशानेबाजी थे, इनको क्या दिया गया, यानी कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं दोस्तों 1961 की बात है दोस्तों, 1961 के अंदर एक तो है डॉक्टर करणी सिंह, क्या है, निशानाबाजी है, एक है महाराजा प्रेम सिंह दोस्तों जो पोलो खेलते हैं, और एक है सलीम दुर्रानी दोस्तों जो क्रिकेट खेलते हैं, इनको क्या दिया गया था, यानी कि अर्जुन अवार्ड दिया गया था दोस्तों। कब दिया गया था, 1961 के अंदर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है कि नगर का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुता, यानी कि निम्न में से कौन सा नगर है उसका प्राचीन नाम था अहिच्छत्रपुता। दोस्तों ये प्रश्न बार बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन है आपके सामने आमेर, चाकसू, जोधपुर या फिर नागौर। तो राइट आंसर होगा दोस्तों डी यानी नागौर, यानी कि नागौर का प्राचीन नाम है दोस्तों अहिच्छत्रपुर था दोस्तों। क्या नाम था, अहिच्छत्रपुर था। चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रणकपुर प्रसिद्ध, रणकपुर का जैन मंदिर दोस्तों, जैन आता है यानी रणकपुर का जैन मंदिर ही हम बोलते हैं दोस्तों। जो रणकपुर मंदिर है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जिनका संबंध किससे दोस्तों, तो रणकपुर का जैन मंदिर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो मंदिर है दोस्तों, रणकपुर का जो जैन मंदिर है ये दोस्तों यानी कि 1444 खंभों पर टिका हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देना दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। जो रणकपुर का जैन मंदिर है वो कितने खंभों का बना हुआ है दोस्तों, वो है 1444 खंभे दोस्तों इसके अंदर है, ठीक है। और ये रणकपुर जैन मंदिर है दोस्तों कौन सी नदी के किनारे पर दोस्तों, मथाई नदी के तट पर दोस्तों। कौन सी, मथाई नदी के तट पर है। और रणकपुर जैन मंदिर का जो दोस्तों शिल्पी की बात करते हैं वो है दोस्तों, शिल्पी है देपा, यानी कि रणकपुर का जैन मंदिर है इसका दोस्तों यानी कि शिल्पी कौन है, वो है देपा। और एक आता है दोस्तों मंडन, मंडन किसका दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है दोस्तों वो कौन है, मंडन है दोस्तों, ठीक है। दोनों याद कर लेना। चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये जो इस प्रकार की क्लास है ना आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको मिलेगी जैसे कि कोई ब्रह्मास्त्र चल रहा है, ये वो चीज़ चल रही है, ये सीरीज दोस्तों, यानी कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स के अंदर आपको ये जो मैटर नहीं मिल पाएगा। वहाँ पर दोस्तों अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाते हैं, कोई पता नहीं आए या नहीं आए दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो प्रश्न करवा रहा हूँ ये देखिए आप, यानी कि आपको मैं 65 प्रश्न करवा रहा हूँ कितने क्वेश्चन, 40 मिनट के अंदर, 40 से 50 मिनट के अंदर 65 प्रश्न दोस्तों। और वहाँ पर दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, सिर्फ 25 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर करवाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों वहाँ से ज़्यादा कंटेंट आपको शायद यहाँ मिल रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हमारी जो हमारी सीरीज चल रही है, हमारी जो क्लास है एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन उठ करके आते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न आपके सामने दोस्तों सीमेंट, अब उद्योग से संबंधित है। 49 देखिए कि इधर दे रखा सीमेंट उद्योग दोस्तों के कौन कौन सा सीमेंट उद्योग है, किस क्षेत्र के अंदर स्थित है। अब देखिए कि बिरला भाइट दोस्तों, बिरला भाइट सीमेंट उद्योग दोस्तों कहाँ पर है, तो बिरला भाइट है दोस्तों कहाँ पर, जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। जयपुर दोस्तों, जयपुर के अंदर, जयपुर जो सीमेंट उद्योग है, जयपुर सीमेंट उद्योग दोस्तों जयपुर के अंदर है। जेके भाइट दोस्तों कहां पर है, जेके भाइट दोस्तों वो नागौर के अंदर, और जेके सीमेंट दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर, यानी कि ABCD ऑप्शन नंबर यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। यानी कि देख सकते हो कि बिरला जो सीमेंट है, बिरला सीमेंट उद्योग दोस्तों जोधपुर के अंदर है, जयपुर उद्योग जयपुर के अंदर है, और जेके भाइट सीमेंट उद्योग दोस्तों उद्योग है जो वो है नागौर के अंदर, और जेके सीमेंट उद्योग दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ये देख सकते हो। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। SIQE परियोजना यानी कि दोस्तों यानी कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन में जिला स्तर पर गठित जिला निष्पादन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों जिला निष्पादन समिति का अध्यक्ष जो होता है वो है जिला कलेक्टर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, यानी कि देखिए, और जो मुख्य सदस्य सचिव होते हैं वो होते हैं दोस्तों मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, CDO होता है दोस्तों सदस्य सचिव दोस्तों, ठीक है। और 15 जिला परियोजना समन्वयक और समग्र शिक्षा अभियान दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट 51 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेसिव इवैल्यूएशन दोस्तों, यह इवैल्यूएशन यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम में आधार रेखा निर्धारण का अर्थ क्या है दोस्तों, आधार रेखा निर्धारण का अर्थ क्या है दोस्तों। इसका जो अर्थ है वह है यानी कि सत्र के प्रारंभ में बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार दोस्तों, अधिगम के स्तर के का कक्षानुसार निर्धारण करना, यानी कि जो अधिगम स्तर है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या करना, कक्षा अनुसार निर्धारण करना दोस्तों। ये इसका क्या है, आधार रेखा है दोस्तों निर्धारण का, ठीक है। तो 51 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए
प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 52, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों के मूल्यांकन हेतु एक निश्चित अवधि के अंत में संबंधित अधिगम उद्देश्यों के सापेक्ष उपलब्धि स्तर के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो सबमेटिव असेसमेंट होता है दोस्तों, योगात्मक आकलन कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, सबमेटिव असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य सरस शिक्षा कवच बीमा योजना का 5वां चरण किस तिथि से प्रारंभ किया गया था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना का 5वां चरण दोस्तों किस तिथि को किया गया था। तो आपको सभी को पता है दोस्तों 1 जनवरी 2021, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। 1 जनवरी 2021 को दोस्तों 5वां चरण स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न आपके सामने दोस्तों 54 क्वेश्चन है कि मारवाड़ राज्य में किस स्थान पर नमक तैयार किया जाता है दोस्तों। तो मारवाड़ राज्य के अंदर दोस्तों डिडवाना, नागौर के अंदर पचपदरा, फलोदी और लूनी दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाता है, नमक तैयार किया जाता है। सांबर दोस्तों कहाँ पर, जयपुर के अंदर यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है। डिडवाना खां नागौर के अंदर दोस्तों यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है। और शाब्दी नगर दोस्तों ये भी नागौर के अंदर, लूणकरसर दोस्तों बीकानेर के अंदर है, फलोदी दोस्तों जोधपुर के अंदर, पोखरण जैसलमेर के अंदर, पचपदरा बाड़मेर के और रेवासा सीकर के अंदर यहाँ पर क्या किया जाता है, यानी कि नमक तैयार किया जाता है। चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 कि विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित एनीमिया मुक्त राजस्थान योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों। एनीमिया मुक्त राजस्थान योजना का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लेना, प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि एनीमिया मुक्त राजस्थान योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, यानी कि छात्राओं में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करना, यानी कि छात्रा है इनके अंदर हीमोग्लोबिन की जो कमी है उसको दूर करना। इसके अंदर क्या किया जाता है दोस्तों, यानी कि 1 से लेकर के 5 तक की छात्रा को गुलाबी यानी कि पिंक कलर की गोली दी जाती है, और वो भी कब, मंगलवार के दिन। और 6 से लेकर के 12वीं तक की छात्रा को दोस्तों नीली गोली दी जाती है मंगलवार के दिन, प्रत्येक मंगलवार के दिन दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ये देखिए कि मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है दोस्तों, यानी कि मुख्यमंत्री का पसंदीदा होता है मुख्य सचिव। मुख्य जो सचिव होती है, चीफ सेक्रेटरी होता है, वो दोस्तों अपने जो मुख्यमंत्री है उसका पसंदीदा होता है। तो कौन नियुक्त करता है दोस्तों, वो करता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए ये आईएएस होता है दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा का आईएएस होता है। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन समिति दोस्तों एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो कार्यकारिणी समिति की दोस्तों कुल संख्या होती है वो दोस्तों 16 सदस्य होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी बात करते हैं दोस्तों, 16 सदस्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य होते हैं। इसके अंदर दोस्तों यानी कि 3/4 की बात करते हैं, यानी 75% दोस्तों माता पिता या संरक्षकों में से होंगे, और दोस्तों अधिकतम 5 सदस्य पदेन और या मनोनीत अन्य व्यक्ति होंगे। बात करते हैं दोस्तों यानी कि 50%, जितनी भी दोस्तों यानी कि 16 है उसके अंदर 50% क्या होनी चाहिए दोस्तों, महिलाएं होनी चाहिए, यानी कि 8 दोस्तों 8 महिलाएं होनी चाहिए। चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, ये देखिए, यानी कि एसएमसी की जो कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्यों में से माता पिता या संरक्षकों में न्यूनतम कितने होने चाहिए। तो अभी अभी हमने देखा दोस्तों यानी कि 3/4 होना चाहिए। कितना, 3/4 होना चाहिए, यानी 75% दोस्तों कौन होना चाहिए, माता पिता या संरक्षक में से होना चाहिए। चलिए यानी कि 16 में से यानी कि 75% निकालोगे तो लगभग क्या 12%, यानी कि 12% नहीं 12, यानी कि 12 जो है वो क्या कौन होनी चाहिए, यानी कि माता पिता या संरक्षकों में से होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुई थी दोस्तों 2020 के अंदर। ठीक है, जारी कब हुई थी, 2020 के अंदर हुई थी। उसमें स्कूली जो शिक्षा का नवीन प्रारूप क्या रखा है, तो स्कूली शिक्षा का जो नवीन प्रारूप रखा था दोस्तों 5+3+3+4 हो जाएगा दोस्तों, 5+3+3+4 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि आरटीई एक्ट 2009 की बात कर रहा है। आरटीई एक्ट 2009 की दोस्तों कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता और संरक्षक का यह कर्तव्य होता है कि आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिया जाए। यानी कि माता पिताओं का यह कर्तव्य है कि अपनी जो संतान है उनको स्कूल में यानी कि पढ़ने के लिए क्या करें, भेजे। तो ये कौन सी धारा के अंदर है दोस्तों, वो है दोस्तों धारा नंबर 10। यानी कि दोस्तों बचपन में जब अपना बच्चे होते थे तब क्या करते हैं कि यानी कि मिठाई खाने के लिए, कुछ चीज खाने के लिए अपने पिताजी से माताजी से पैसे लेकर के जाते थे। सबसे पहले पापा के पास जाते थे, पापा 5 रुपए दे दे, ठीक है, तो पापा ने 5 रुपए दे दिया। उसके बाद यानी बच्चा सोचता है कि 5 रुपए पापा से मिल गया तो एक काम
पढ़ते 5 रुपए किससे लेते, मम्मी से और लेते, तो 10 रुपए हो जाएगी, फिर तो मौज उठ जाएगी भैया। तो 5 रुपए पापा से लिए, 5 रुपए मम्मी से लिए, कितने हो गए 10, यानी कि 10 रुपए लेकर के जाता है क्या, स्कूल। तो स्कूल जाना, स्कूल भेजता है कब, 10 रुपए दे करके भेजा जाता है उसको। तो यानी कि धारा नंबर 10 के अंदर क्या हो जाएगा कि अपने जो माता पिता है अपने बच्चों को यानी प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल भेजना इनका कर्तव्य होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम साइबर थाना दोस्तों कहां पर खोला गया है। तो दोस्तों यानी कि राजस्थान के अंदर यानी कि 33 की 33 जिलों के अंदर यानी कि साइबर थाना खोलने की घोषणा की, जिनमें से साइबर पुलिस स्टेशन दोस्तों पहला है वो है दोस्तों जयपुर के अंदर। कहाँ है, जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या चल जाएगा, जयपुर के अंदर। और टोटल 33 दोस्तों जिलों के अंदर खोलने की घोषणा की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों 62 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार के द्वारा 2007 और 8 में शुरू की गई एक योजना है दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना। 2010-11 से राज्य के कितने जिलों में लागू है दोस्तों, तो कितने जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना दोस्तों, टोटल जितने जिले हैं दोस्तों यानी कि 33 जिलों के अंदर लागू है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब है, 2010-11 से राज्य के 33 जिलों को यानी कि किस इस योजना का क्या NFSM यानी कि जो है नेशनल फूड सेफ्टी मिशन योजना के तहत दोस्तों 33 जिलों को शामिल कर लिया गया है। प्रश्न नंबर 63 आपके सामने देखिए दोस्तों कि राजस्थान में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ के राज्यपाल कौन थे दोस्तों। यानी कि आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो कब लगाया गया था, 15 दिसंबर दोस्तों, 15 दिसंबर 1992 से लेकर के 3 दिसंबर 1993 तक दोस्तों, यानी कि आखिरी बार क्या लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था राजस्थान के अंदर। उस वक्त जो राज्यपाल थे वो थे दोस्तों यानी कि एम चन्ना रेड्डी दोस्तों उस वक्त राज्यपाल थे। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों 64 क्वेश्चन आपके सामने है कि कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दोस्तों कौन थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि जो कमलकांत वर्मा है दोस्तों जोधपुर जो हाईकोर्ट है दोस्तों उसके कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे, कौन, कमलकांत वर्मा। बात करते हैं दोस्तों यानी कि राजस्थान जो उच्च न्यायालय दोस्तों यानी कि जोधपुर के अंदर कब की गई थी स्थापना, 29 अगस्त 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, राज्य प्रमुख थे उस वक्त सवाई मानसिंह। जब चौथा चरण चल रहा था दोस्तों 30 मार्च 1949 को जब चौथा चरण चल रहा था एकीकरण का, उस वक्त दोस्तों यानी कि जो संयुक्त राजस्थान के अंदर यानी कि 4 जो बड़ी रियासत थी जयपुर जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर को जब मिलाई गई थी 30 मार्च 1949 को, उस वक्त दोस्तों यानी कि कमलकांत वर्मा प्रथम क्या बनाए गए थे, मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे दोस्तों जोधपुर हाईकोर्ट के। ठीक है दोस्तों, कमलकांत वर्मा राइट आंसर चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम प्राचीन काल में किस युग में दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो कौन सा युग था, मौर्य काल के अंदर दोस्तों जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप दिखाई पड़ता था प्राचीन काल के अंदर दोस्तों, कौन सा, मौर्य काल। बात करते हैं दोस्तों मौर्य काल में आधुनिक जिला प्रशासन का स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं मौर्य काल में। मौर्य काल था उस वक्त राज्य प्रशासन को विषय या फिर राज्यों में बांटा गया था और इसका जो प्रमुख होता था दोस्तों उसको विषयपति कहा जाता था या फिर उसे राजोका कहा जाता था। और वर्तमान में जिला कलेक्टर के समान होता है दोस्तों, किसके समान होता है, वर्तमान में जिला कलेक्टर के समान होता है। तो दोस्तों हमने सारे के सारे 65 प्रश्न दोस्तों इस वीडियो के अंदर कर लिए हैं। आपके कितने सही है ये जरूर बताना है दोस्तों कि आपकी इससे पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है किस लेवल पर चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको इस वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी और जितने भी यूट्यूब पर वीडियोस चलती उनकी तुलना में दोस्तों आपके लिए बेस्ट कंटेंट होगा दोस्तों। यानी कि हो सकता है दोस्तों कि आपको थोड़ी सी साफ क्लियर आवाज है मेरी जो साफ क्लियर नहीं सुनाई दे रही हो, यानी कि थोड़ी सी अटक के आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो अपना उद्देश्य होना चाहिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए सिर्फ क्वेश्चन करना, उनको अच्छे से याद करना दोस्तों। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों हमारी जो क्लास चलती है बेस्ट होगी दोस्तों, यानी कि और यूट्यूब पर चलती है उनसे, क्योंकि हम सिर्फ 65 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, यानी कि लगभग 50 मिनट के आसपास दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद जय भारत। अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। जय हिंद जय भारत दोस्तों।